अ, हम लोगों को प्रिज्म बाकी है बच्चों, प्रिज्म। हेलो। या ये सब रिफ्रैक्शन की सारी बातें हो गई। ओके। एंड ऑल। हाँ जी बच्चा लोगो। और यहाँ से करना है, ठीक है। यस बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है ना। उससे पहले हमने लास्ट टॉपिक कौन सा किया था, ग्लास के वाला था क्या बेटा? एक बार बता दो जल्दी से। सर अपरेंट वेलोसिटी क्या था? अपेरेंट वेलोसिटी। अपेरेंट वेलोसिटी इन लिक्विड, वही वाला है ना। हेलो। या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, TIR। हाँ हाँ सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ओके। एंड आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का हो गया नहीं? नहीं सर। नहीं। ओके, अपरेंट वेलोसिटी एंड अपरेंट डेप्थ तक हुआ। आफ्टर दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर बता दिया मैंने, ऑप्टिकल हाँ सर। फाइबर। गुड। चलिए तो अब लिखिए बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब, पैरेलल ग्लास स्लैब, ठीक है बेटा। पैरेलल ग्लास स्लैब का मतलब ये है कि उसकी जो सरफेसेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। आई मीन कि लेट्स सी ये ग्लास स्लैब है। आपने एक चीज देखी थी कि अभी तक आप जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि एयर से ग्लास में, या फिर ग्लास से एयर में, या एयर से वाटर में, या वाटर से ग्लास में रेज एंटर कर रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ग्लास रेज जो है वो वन मीडियम टू अदर मीडियम में एंटर कर रही है और फिर से नेक्स्ट मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। लेट्स से ये ग्लास स्लैब है इस तरह से, और कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिख लिया। अब क्या होगा, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाहर के मीडियम से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी इस तरह से। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वापस बाहर निकलेगी रे, तो ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो होगा ये एंगल ऑफ इमरजेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एंगल आर, तो ऑब्वियसली दिस विल आल्सो बी आर। बेटा ये क्यों आर है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक क्रॉस लाइन है, तो ये क्या करती है, जेड बन रहा है ना, तो सेम एंगल होगा आर। तो इट मींस जितना आई है उतना ही ई होगा। डू यू एग्री? समझ आया आपको बेटा जी? यस सर। यस। तो यही मेन चीज है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो। अब बात यह है कि लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, पास करके बाहर निकल जाती है। लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये देखो लाइट रेज जो है एंगल सेम है, लेकिन यदि आप इसको एक्सटेंड करते हो और इसको भी, तो ये दोनों लाइट रेज पैरेलल है। इट मींस इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। एग्री? कोई प्रॉब्लम? बात समझ आई? ठीक है। तो अब हम एक बात बोल सकते हैं कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का आप इमेज बनाते हो, है ना, तो वो क्या हो सकता है, वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेज में एक पैरेलल शिफ्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, जहां पर भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनना चाहिए था वहां पर एक शिफ्ट आता है। चलिए, तो एक शिफ्ट तो क्या दिख रहा है आपको, रेज का जो शिफ्ट है, इमेज को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसका रेज का शिफ्ट देखते हैं। ध्यान देखिएगा, आप ये वाला पॉइंट ले लो, मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर एक पॉइंट ले लो। अरे यार येलो कलर आया ही नहीं। ओके। या बेटा एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं इस इमर्जेंट रे पर, समझ रहे हो। इमर्जेंट रे को भी हम लोग पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से।
इज इट फाइन? कोई दिक्कत किसी को? मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला। ध्यान से देखा जाए तो ये इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और मान लिया कि ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस टी है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर, आप मुझे बता सकते हो? अभी नोट मत करना, ठीक है? आप इसको नोट मत करना, अभी मैं आपको ढंग से सारी चीजें डिक्टेट कराऊंगा, अभी एक बार समझ लीजिए। ठीक है, मान लिया कि थिकनेस टी है और ये मैंने डाल दिया एक परपेंडिकुलर। आप लोगों को पता है कि ये वाला एंगल जो है ये आर है, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा बेटा, आई माइनस आर, राइट? इट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आई माइनस आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये टोटल एंगल ई है, ई मतलब आई के इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो टोटल ई माइनस आर या फिर आई माइनस आर, यहाँ वाला एंगल। डिड यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम बच्चा लोगों, समझ आया? हेलो हेलो हेलो, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो? यस? यस, समझ में आया, गुड। अब आपको करना क्या है, आपको ना ये पैरेलल शिफ्ट जो हुआ ना बेटा, तो पैरेलल जो शिफ्ट हुआ इसको मैं ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पैरेलल शिफ्ट या लैटरल शिफ्ट। आपको नोट नहीं करना है, ठीक है? मैं इसकी जस्ट कैलकुलेशन आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट दिस। बेटा आपको कौन सी डिस्टेंस पता है? आपको जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, यानी कि डायरेक्टली डाउन। तो अब आपको क्या करना है, ये जो डेल्टा बनाया है मैंने, ये जो येलो वाली लाइन, इस लाइन की लेंथ फाइंड करनी है। यदि आपने इस लाइन की लेंथ फाइंड कर ली तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्लैब से जो रे पास हो रही है और दूसरी तरफ निकल रही है वो पैरेलली कितना शिफ्ट हुई ना। बेटा अब आप थोड़ी मैथ सोच सकते हो, राइट? आप थोड़ी मैथ सोच सकते हो, एक बार खुद का दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या करना चाहिए मुझे, हाउ टू अप्लाई द ज्योमेट्री हियर? यस, एनीबॉडी गिव सम आइडिया? मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग कुछ सोच के बताइए। यस यस यस, एनीबॉडी? बेटा म्यूट के बोलते हो, है ना? सर हमको थिकनेस साइन, पता है ना? हाँ थिकनेस टी दे रखी है स्लैब की, यस थिकनेस पता है हमको, बिल्कुल। तो सर थिकनेस कॉस आर हमको ये बताएगा ना, क्या बोलते हैं ये यस, मतलब कि जो लाइट जो मतलब सॉरी जो रे जा रही है पूरे स्लैब के थ्रू उसका लेंथ पता चल जाएगा हमको। हाँ। यदि आपको यहाँ से ज्योमेट्री को यदि कंसीडर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक और काम कर सकते हैं। आप चाहें तो इस इंसिडेंट रे को भी आगे चलो थोड़ा और इसको स्प्रेड करते हैं ना, मतलब थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम बनाते हैं, तो आपको और भी अच्छे से सोचने में मदद मिलेगी। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई, ठीक है? और ये जो आ रहा है ये नॉर्मल हो गया, या ये नॉर्मल यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ओके? लाइट रे यहाँ से बेंट होके यहाँ जा रही है, ठीक है? और यहाँ से फिर से ऐसे। तो अब देख सकते हैं कि आप यदि उस तरफ नहीं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बात वही है ना, यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, या फिर आप चाहे तो डी भी लिख सकते हैं, लैटरल शिफ्ट बोल सकते हैं हम इसको। बेटा ये आर है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है? ये, और ये वाला एंगल आपका ई है ही, तो बेटा आपको इस वाले एंगल की बात करें तो दिस इज आई माइनस आर, ठीक है ना? चीज वही है, वही चीज मैंने वापस लिखी है और कुछ नहीं, बस इस तरफ ड्रॉ कर दिया है। यस, चलिए, तो अब आसान है, सिर्फ ज्योमेट्री यूज करनी है, ठीक है? इससे वॉइस इज लैगिंग, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। गुड। चलिए, तो बेटा अब आपको आपको क्या फाइंड करना है पता है? यदि आपको ये डेल्टा नहीं पसंद आ रहा है तो मैं यहाँ पर डी भी लिख सकता हूँ, डी इज लैटरल शिफ्ट, ठीक है? या चलिए, हाँ बेटा अब बताओ क्या बोल रहे थे आप? यस बेटा, आपको आइडिया आ रहा था कुछ, क्या सोचा आपने? मैंने पूरा डायग्राम बना लिया, आपको बस इस डी की वैल्यू बतानी है ना? यस,
सर तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, उसमें हाँ वो परपेंडिकुलर वाली साइड जो है वो टी है, तो उसकी परपेंडिकुलर साइड भी टी होगी। ओके, तो बेटा मैं इस वाले को टी लिख लूं क्या? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो टी है, राइट? यहाँ से यहाँ तक टी हो गया। ओके, ये मैंने लिख लिया। अभी मेरे पास कितने ट्राइंगल्स हैं? यदि हम इनको नेमिंग कर दें तो ए, इसको लिख सकते हैं अपन बी, इसको अपन लिख सकते हैं सी, और इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ डी। क्लियर? हाँ जी। तो अब कौन से ट्राइंगल के लिए बोल रहे हो? सबसे पहले अपन ट्राइंगल एबीसी की बात कर लें। यस, इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी एंड सी, तो बेटा आपको कौन सी लेंथ नॉन है? ए बी लेंथ आपको पता है, और आपको फाइंड कौन सी करनी है ताकि आप डी फाइंड कर पाए अगले वाले ट्राइंगल में मूव करके? तो बेटा आपको फाइंड करनी पड़ेगी कौन सी? ए सी लेंथ। कौन सी? ए सी। हाउ टू डू दैट? क्या मैं इसके लिए cos r लिख सकता हूँ? cos r, हेलो, तो क्या लिखूंगा? cos r इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज ए सी। क्लियर? AC की वैल्यू आ गई आपको, दैट इज ए बी अपॉन कॉस आर। डू यू एग्री दोस्तों? और ये क्या आ गया? टी अपॉन कॉस आर। यस। तो ये तो आपको क्या मिला? उस लेंथ की, मतलब आपको एसी लेंथ मिली है, लेकिन आपको एसी नहीं बताना है, आपको तो ये बताना है कि पैरेलली रेज कितना शिफ्ट हुई है ना? और पैरेलली रेज डी डिस्टेंस से शिफ्ट हुई है, राइट? तो ये डी डिस्टेंस जो है वो आपके सामने है। अब उसको फाइंड करना है तो आपको नेक्स्ट ट्राइंगल में मूव करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है बेटा? ए सी डी। करेक्ट? एनी प्रॉब्लम दोस्तों? सो Yes, नाउ, sir. या, नाउ इन ट्राइंगल ACD, ACD की बात करूं तो I माइनस आर, ये एंगल अपने को पता होगा क्योंकि I एंगल पर एंटर करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, तो अब R फाइंड कर सकते हैं सेल्फ लॉ अप्लाई करके। R आपको पता है, इसका मतलब I माइनस आर भी आपको पता है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली यहाँ पर यही यूज कर लें? क्या डी चाहिए और हाइपोटेनियस पता है, हाइपोटेनियस पता है और आपको परपेंडिकुलर की जरूरत है, तो आप क्यों ना साइन आई माइनस आर लिख लें? क्या हम लिख सकते हैं? बोलिए दोस्तों। हेलो। यस। यस सर। यस तो सर। साइन आई माइनस आर मैं फाइंड कर लेता हूं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी डी, ये परपेंडिकुलर है, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना होगा? ए सी। करेक्ट? सी डी अपॉन ए सी, ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? आपको सी डी की तो फाइंड करनी थी, तो सी डी इज इक्वल्स टू ए सी साइन आई माइनस आर। ठीक है, ओके, चलो वैल्यू रख लेते हैं। तो सी डी मतलब होता है ये डी, लैटरल शिफ्ट जिसको मैंने बोला था, तो दैट इज इक्वल टू ए सी। ए सी की वैल्यू अभी अभी अपन ने ऊपर से फाइंड की, टी अपॉन कॉस आर, राइट? टी अपॉन कॉस आर, और ये साइन आई माइनस आर आ गया। ठीक है, डेराइव कर दिया हम लोगों ने। समझ पाए? तो क्या होगा? रे आ रही है और स्लैब के अंदर क्या हुआ? वो रिफ्रैक्ट हुई, फिर वापस बाहर निकलते वक्त फिर से रिफ्रैक्ट हुई, लेकिन इंसिडेंट रे के पैरेलली ही फिर से बाहर निकलती है, राइट? डू यू एग्री? और इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट ऑफ द रेज। क्लियर? तो चलिए जल्दी से, आप यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब हमने लिखा ना, तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर लैटरल शिफ्ट। क्या लिखोगे बेटा? लैटरल शिफ्ट, ये हेडिंग डालिए, लैटरल शिफ्ट। ठीक है, या लिखिए बेटा, अ लाइट रे एंटर्स, दोस्तों लिखो, मैंने बोला था उस वक्त ना लिखने के लिए, अब मैं लिखवा रहा हूँ। या जल्दी से लिखो, मैं डिक्टेट, मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, आपसे जस्ट ऑरली नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? राइट डाउन, अ लाइट रे एंटर्स अ पैरेलल ग्लास स्लैब, मतलब कि ऐसी ग्लास स्लैब जिनकी दोनों सरफेस क्या है? पैरेलल। ठीक है, अ पैरेलल ग्लास स्लैब at an angle of incidence I, an angle of incidence I, then its angle of refraction is small r, है ना? And its
its angle of refraction is r. ठीक है, a light ray enters into a glass slab at an angle of incidence I and its angle of refraction is r. नोट किया? All of you? Yeah. चलिए Yes. आगे बढ़. Now the light ray emerges out. The light ray emerges out of the slab. The light ray emerges out of the slab at an angle E. At an angle E. मतलब angle of emergent is E basically, है ना? At an angle E. ठीक है, अब आप ये डायग्राम बनाओगे, आप ये पूरा डायग्राम बनाओगे अब. ठीक है, नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम. ये डायग्राम पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आगे नोट करवाऊंगा. सर तो प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट और ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन वाला सिमिलर है ना? नहीं बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है. प्रिज्म में क्या है कि वो पैरेलल नहीं होके किसी एंगल पर बेंट होती है, मतलब एंगल पर होती है, एक दूसरे से इंक्लाइंड होती है. ठीक है ना, सरफेसेस. हाँ या तो प्रिज्म इसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा. ठीक है, यस सर. या पहले ये ग्लास स्लैब वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद प्रिज्म में चलेंगे. प्रिज्म के बाद फिर हम चलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व्ड सरफेस. ठीक है, या स्फेरिकल सरफेस एंड लेंस. ये ऑर्डर. ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं. हाँ जी, डायग्राम ड्रॉ किया. जैसे ही डायग्राम ड्रॉ कर देते हो मुझे बताना. ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम ज्योमेट्री एंगल I इज इक्वल टू एंगल A, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना? तो इस चीज को लिखकर क्या करोगे, डब्बा कर लोगे, और उसके बाद मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा. आपको आगे कुछ नहीं लिखना है. ठीक है, आपको सिर्फ ये बॉक्स करके स्टार मार्क किया ना, सिर्फ यहाँ तक लिखना है. ठीक है, मैंने लाइन खींच ली है. डायग्राम ड्रॉ करके इतना लिख लो, उसके बाद मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा. ठीक है, क्विकली. ये चैप्टर 12th क्लास में आता है, लेकिन अपने सिलेबस में 11th क्लास में ही डाल दिया है. आई थिंक हम लोग एच शर्मा का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं. हाँ, समझ में आया सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत अभी तक? क्या ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. अब ये जो लाइन खींची है यहाँ तक आपने नोट कर लिया है, फ्रॉम ज्योमेट्री एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E. तो इसके बाद लिखो हेंस the incident ray is parallel to the emergent ray. Hence the incident ray is parallel to the emergent ray. Incident ray is the parallel to the emergent ray, and there is a lateral shift. lateral shift को parallel shift भी बोल सकते हैं. ठीक है ना? So there is a lateral shift between
incident and emergent ray. There is a lateral shift between incident and emergent rays. ठीक है, lateral shift को आप ब्रैकेट में डी लिख लेना है ना, स्मॉल डी। कुछ लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन में lateral shift लिखा मिलेगा, है ना, तो इसलिए आप फाइंड कर पाओगे। मेरी बात समझ आए? सो अब वो लेटरल शिफ्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये यहाँ से कॉपी करोगे इन ट्राइंगल एबीसी, है ना, आगे कॉपी कर लो यहाँ से इन ट्राइंगल एबीसी, यहाँ से स्टार्ट करो कॉपी करना और पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? क्लास पोस्ट फ्रॉम 5:30 ओनली, है ना, मैंने 5 की लिंक शेयर की थी आपको, राइट? बेटा आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट लगता है वही टाइम हम लोग रख लेंगे। यस, हाँ सर, 5 रखिए। 5 ठीक है ना? या यस तो बेटा अपनी क्लास यदि टाइम टेबल में 5:30 पे लिखा होता है तो भी हम लोग 5 को ही रखेंगे, ठीक है। यस सर। ओह अच्छा अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चला कि 5 o'clock को क्लास है। ओके, आपने लिंक में टाइम नहीं देखा था? हमेशा लिंक में टाइम लिखा होता है बेटा, उसको जरूर देखने का, है ना। और अब मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि यदि जब भी क्लास आपको 5:30 लिखी होगी तो वो 5 को ही start करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने सीओ अच्छा बेटा, ये मैंने COR लिख लिया, एक्चुअली ये कॉस आ रहा है ना, AB अपॉन कॉस आर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप, लैटरल शिफ्ट क्या होता है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्री यूज की है मैंने, ठीक है। कि लाइट रेज जब एक पैरेलल ग्लास स्लैब में एंटर करती है, पैरेलल ग्लास स्लैब का मतलब ये ग्लास की स्लैब है, इसकी जस्ट दोनों सरफेसेस जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो लाइट रे आई एंगल पर इंसिडेंट होती है, ई एंगल पर इमर्ज होती है। और ज्योमेट्री से यदि हम लोग देखें तो हमें पता चलता है कि आई और ई इक्वल है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, सो वी कैन से इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। वो एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन वहां पर क्या हो गया, वहां पर उनका एक पैरेलली शिफ्ट हो गया, यानी कि लैटरल शिफ्ट हो गया। वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं है बल्कि पैरेलल है। तो बेटा आप उनमें कितना शिफ्ट हुआ वो हमें देखना है, वो शिफ्ट हम इस तरह से ज्योमेट्री से फाइंड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज टी? टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है। टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है। आप चाहो तो इस डायग्राम में इस टी के साथ यहाँ पर लिख सकते हो, ये क्या है बेटा, थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की थिकनेस को मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। I is angle of incidence, R is angle of angle of refraction. So T sin I minus R upon cos R. This is the formula of lateral shift. All of you have noted. हो गया complete? क्या हम आगे बढ़े? ओके, सो बेटा आज का लेक्चर तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट हुआ है, नथिंग एल्स। चलिए, इसी ज्योमेट्री को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था।
ओके दोस्तों, नोटेड ऑल ऑफ यू। ये लैटरल शिफ्ट हमने फाइंड कर लिया। अब बेटा लैटरल शिफ्ट तो हमने फाइंड कर लिया, ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी। एक और बात है कि किसी भी मीडियम से यदि लाइट रे पास होती है ना, तो बेटा उसका ऑप्टिकली भी एक शिफ्ट हो जाता है। आई मीन टू से देयर विल बी अ ट्रांसफर शिफ्ट ऑल्सो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ आपको। लेट से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। यहाँ पर कौन है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो एक लाइट रे इस तरह से आ जाती है, और एक लाइट रे बहुत ही इसके बहुत ही क्लोज है, ठीक है। वो इस तरह से आ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैटरल शिफ्ट हो जाएगा। लैटरल शिफ्ट होके और वो लाइट रे इसके आईज में आएंगी, तो हम लोग बोलेंगे कि जो लाइट रे है वो लैटरली थोड़ा सा शिफ्ट हुई इस तरह से, और उसका जो इमेज है बेटा वो क्या होगा? ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर इस तरफ। तो आप बोल सकते हो कि इस जगह पर कहीं इमेज बन रहा होगा। समझ आया? एक्चुअली क्या हो रहा है, लाइट रे आ तो उसी जगह से रही है, लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में देख पाता है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? अ मैन कैन ऑब्जर्व द इमेज ओनली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका और भी अच्छे से डायग्राम बना के बताऊं तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखो एक ग्लास स्लैब मैंने ड्रॉ की ऐसे, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे गई, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई और बाहर वापस ऐसे निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर हमेशा स्ट्रेट लाइन में देख पाता है। वो स्ट्रेट लाइन में यदि देख पाता है तो हम क्या करें? इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, उसको वो यहाँ दिखाई देता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? मेरी बात समझ पाए दोस्तों? मेरी बात समझ पाए? तो इमेज उसको इमेज की जगह नहीं दिखकर थोड़ा सा आगे दिखाई देता है। तो ये जो इमेज है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट। क्या बोलते हैं? अपेरेंट शिफ्ट। क्लियर? बच्चा लोगों ये बात समझ आई आपको? यस सर। यस। सो चलिए जल्दी से इसी, मतलब हम पैरेलल ग्लास स्लैब में ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। पहला लेटरल शिफ्ट डाला था, अभी आप डाल दीजिए शिफ्ट ऑफ इमेज या फिर शिफ्टिंग ऑफ इमेज। शिफ्टिंग ऑफ इमेज, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ इमेज, या तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को। यहाँ पर एक ग्लास स्लैब बनाइए और इस तरह से आप एक एक्सिस बना दीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखिए, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को इस तरह से भेजिए आप टुवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ी सी बेंड होती है और फिर वापस ऐसे बाहर निकलती है। इसको आप इस तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पर से आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये वाला तो है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये वाला क्या है? इमेज, ठीक है। और ऑब्जर्वर, तो बेटा हम लोग बोल सकते हैं कि उसका इमेज यहाँ दिखाई देता है। तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक एक शिफ्ट हो गया है ना। ये क्या हो गया? एक शिफ्ट हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ इमेज। इसको मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। बेटा सिंबल कोई भी यूज किया जा सकता है, डेल्टा टी यूज किया जा सकता है, कुछ भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने इस स्लैब की थिकनेस को टी ले लिया है फिर से, ठीक है। टी, ये मैंने ग्लास की थिकनेस को टी कंसीडर किया है। ओके, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये बात समझ में आई आपको? यस और नो?
हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो चलेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, बेटा इसमें भी वैसा ही है, ज्योमेट्री वगैरह यूज करेंगे और फाइनली अपने को इस शिफ्ट को कैलकुलेट करना होता है। तो लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम, क्योंकि ज्योमेट्री तो हम लोग लगा ही लेंगे, ये ओ है ये आई है, इस तरह से आपको यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह ड्रॉ करना है, ज्योमेट्री लगानी है, तो आप फाइंड करने में टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, चलेगा। इफ ऑब्जर्वर if observer observes the image, it there will be a shift, there will be a shift in its position, in its position as seen by the observer, as seen by the observer, ठीक है। और वो कितना होगा बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज शिफ्ट, अपेरेंट शिफ्ट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो दैट इज डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, ठीक है, टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। यहाँ पर ये क्या है बेटा, यह है शिफ्ट ऑफ इमेज, शिफ्ट ऑफ इमेज, मतलब वो ऑब्जेक्ट से कितना आगे शिफ्ट हुआ, ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। और टी क्या चीज है बेटा, टी इज थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब। अब बात आ रही है म्यू रिलेटिव क्या है, म्यू रिलेटिव, यदि म्यू रिलेटिव की बात करूं तो बेटा ये होता है म्यू रिलेटिव इज इक्वल्स टू म्यू, यानी कि ये स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम कौन है बेटा, बाहर एयर है तो दैट इज मीडियम, ओके, बाहर यदि वाटर होता तो वाटर मीडियम होता। क्लियर बेटा, समझ पाए, किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. गुड, ओके। तो ये बेटा पूरी तरह से ज्योमेट्री से आता है, हम लोगों को पूरी अलग से नहीं करना, सिर्फ ज्योमेट्री लगानी होती है, लेकिन उसको उसमें हम लोगों को थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, सो दैट्स व्हाई आई हैव डायरेक्टली रिटन द फॉर्मूला। कभी क्वेश्चन आया तो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड आएगा, आपको ज्योमेट्री की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, और ना ही क्वेश्चन में डायग्राम कहीं दिया होगा, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा दिया नहीं जाएगा, आपको सिर्फ किसी क्वेश्चन के बीच ये यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, यानी कि किसी क्वेश्चन की एक स्टेप में इसको यूज करना पड़ सकता है, दैट्स ऑल। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। 8 seconds sir, बस note चलिए करना। बच्चे, हाँ, आपने कुछ बोला बेटा, यस, सर बस note करना 1 second। हाँ हाँ कर लीजिए।
Noted, all of you. T is the thickness of slab and mu relative is mu slab upon mu medium, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ पर लिखा है स्लैब का मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। Okay friends, shall we move? सर एक सेकंड। हम्म। यस सर। ओके, सो आई होप सबने नोट कर लिया होगा, है ना। इफ देयर आर मोर देन वन स्लैब, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं। इफ देयर आर मोर देन वन स्लैब, then तो बेटा अभी क्या करते हैं हम लोग, काफी सारी स्लैब्स को एक साथ रख लेते हैं। लेट्स से ये एक स्लैब होगी जिसकी थिकनेस T1 ले लिया आपने और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लिया। एक और स्लैब इसी के पैरेलल रखी हुई, तो ये सारी स्लैब्स एक दूसरे के पैरेलल ही इस तरह से प्लेस्ड हैं। ओके, इस तरह से तो आप समझ लो कि देयर आर मल्टीपल स्लैब्स, μ2 T3 हो गई, μ3, इस तरह से n स्लैब्स है। लेट्स से इस तरह से मैं n स्लैब्स रख लेता हूँ, बट सारी पैरेलल होनी चाहिए ना, और इस थिकनेस Tn। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं शिफ्ट के लिए। शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप टोटल जो शिफ्ट बोलोगे वो कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे कि जो टोटल शिफ्ट होगी उसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस, बेटा बाहर एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब लिख लिया है, ठीक है ना। 1/μ2 सो ऑन, इस तरह से सबको ऐड करते जाएंगे और Tn इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μn लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो आपको बेटा थिकनेस फाइंड करनी है तो सबको एक ही साथ इस तरह से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कल मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया था बेटा, कल सिर्फ और सिर्फ डाउट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। सर डेल्टा एक्स क्या है? बेटा डेल्टा एक्सिस टोटल शिफ्ट इन इमेज है ना, टोटल या फिर नेट शिफ्ट, टोटल या फिर नेट शिफ्ट, नेट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज। देखो जैसे हमने लास्ट वाला कॉन्सेप्ट में क्या किया था, ये ऑब्जेक्ट रखा था, लेकिन ऑब्जेक्ट दिखाई कहाँ देता है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है उससे डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ दिखाई देता है। अब ऐसी हमने बहुत सारी स्लैब्स रख ली तो वो एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखकर उससे थोड़ा सा आगे शिफ्टेड दिखाई देगा। समझ में आया, क्लियर? यस सर। या सो दिस इज द शिफ्ट ऑफ द इमेज, क्लियर। इन सबको अपन इस तरह से स्लैब ऐड के करके बीच लिख, में डिस्टेंस नहीं है ना, स्लैब्स के बीच में ये स्लैब्स के बीच में डिस्टेंस जो भी हो है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपने को सिर्फ एक एक स्लैब की वजह से मैंने हर स्लैब का शिफ्ट लेके यहाँ पर ऐड कर लिया, क्लियर? ओके सर। यस, तो फाइनली जो इमेज होगा वो जितनी भी स्लैब्स की वजह से जो भी शिफ्ट आएगा सबको ऐड करने पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सब ऐड करो आपको मिल जाएगा, क्लियर? यस सर। गुड, तो आगे बढ़े। इसको नोट कर लो जल्दी से। और सर अगर पर डेल्टा एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, और डेल्टा एक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका क्या मतलब है?
बेटा वैसे देखा जाए तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ना। और जो भी आपने ग्लास स्लैब ली होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो ये डेल्टा एक्स वैसे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा क्लोज आ गया है, ठीक है ना, समझ में आया। और यदि बाय हाँ चांस ये डेल्टा एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप ये समझ लो कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से भी पीछे बन रहा है और दूर बन रहा है, दूर की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। यदि वो क्लोजर शिफ्ट हुआ है तो डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव, और यदि वो दूर की तरफ शिफ्ट हुआ है तो डेल्टा एक्स विल बी नेगेटिव। बट जनरली यहाँ पर ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है शिफ्ट, ठीक है ना। आ गई बात समझ? या तो चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। मैंने ये ऊपर शिफ्ट कर लिया थोड़ा सा, या स्क्रॉल कर लिया, सॉरी, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो बेटा जी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छे से समझ में आया? अभी एक क्वेश्चन करेंगे और बेटा ये शिफ्ट का मतलब आप समझ पा रहे हो? इस शिफ्ट का मतलब देखो देखो देखो, एक एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, ठीक है। मेरा ये कहने का क्या मतलब है ना। या दिस ऑल ऑफ यू नोटेड दिस? या ये आपको नोट करना बाकी है क्या बेटा? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर और वो स्लैब्स के बीच में एयर गैप है कि मतलब बैक टू बैक है? बेटा ये पूरा एयर वाला मीडियम है तो बीच में एयर ही है, ठीक है ना, बीच में एयर ही है। तो उसके एयर के थिकनेस से अफेक्ट नहीं करेगा? बेटा एयर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, म्यू रिलेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी मीडियम है उसके रिलेटिव ही आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो एयर का 1 होता है इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो एयर में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई बात समझ? ओके हाँ सर। बट यहाँ कोई लिक्विड भरा होता तो जरूर फर्क पड़ता। तो उसके लिए आपको म्यू 1 की जगह म्यू 1 रिलेटिव लिखना पड़ता है ना, समझ पाए? यस सर। एंड सर if ये वैक्यूम में टेस्ट करे तो? बेटा वैक्यूम के लिए भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ओके। हाँ, एयर और वैक्यूम का हम ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर अपन करते हैं एक और एग्जाम्पल। हाँ, ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ स्टार लगा दिया मैंने, ठीक है। बेटा आपके पास इस तरह का एक कंटेनर दिया है लेट से, और इस कंटेनर में ना आपने अलग अलग टाइप्स के ऑयल भर दिए। सबसे पहले आपने दिया वाटर, वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट करता है ना, तो नीचे कौन है, वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं म्यू इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। उसके ऊपर मैंने डाल दिया एक और लिक्विड, ठीक है। 4/3 से के बाद हम लोग और कौन सा यूज कर सकते हैं, लेट्स से ग्लास के बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो। अब कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, अपन ले लेते हैं 3/2 और एक और ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाला लिक्विड, ठीक है। क्लियर? अब इनकी थिकनेस को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। लेट से ये जो पूरा कंटेनर है इसमें अलग हाइट तक हम लिक्विड भर दिया, तो मान लो कि ये वाला जो है ये 12 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, ये वाला भी 12 सेंटीमीटर और ये वाला भी 12 सेंटीमीटर, मतलब सारे के सारे लिक्विड्स ना 12 सेंटीमीटर तक भरे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल डेप्थ कितनी हो गई बेटा? यदि कोई बोलेगा कि बॉटम जो है वो बॉटम कहाँ है, बॉटम की टोटल डेप्थ है 12, लेकिन ऑब्जर्वर यदि ऑब्जर्व करता है तो इस ऑब्जर्वर को इस बॉटम की डेप्थ कितनी दिखाई देती है ना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फाइंड द अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, डेप्थ ऑफ द बॉटम, ऑफ द बॉटम ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो बेटा एक ही बात है, अपेरेंट शिफ्ट, अपेरेंट शिफ्ट मतलब ये दिखा है कि बॉटम कितना ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब कितना पास में दिखाई दे रहा है, बॉटम कितना शिफ्ट हुआ, है ना।
तो टोटल डेप्थ में से वो शिफ्ट अपन माइनस भी कर सकते हैं, चाहे तो वैसे कर लो, आपको जो सही लगे वैसे इसको सॉल्व करो। यस बेटा, आपके पास वैसे अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला भी है, यदि आप उसको यूज करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, ट्राई दिस। वो एकदम वर्टिकली ऊपर से दिख रहा है। हाँ बेटा, वर्टिकली ऊपर से देख रहा है, ठीक है ना। सर 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, ओके, वो आपको 9 सेंटीमीटर। बेटा मैंने अपेरेंट डेप्थ पूछा, आपने क्या शिफ्ट फाइंड किया है? ओ यस शिफ्ट तो डेप्थ हाँ 27 कोई बात नहीं, तो उससे आपका डेप्थ निकल जाएगा, है ना। हाँ कोई बात नहीं, कर लो। यस, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, अपरेंट शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट ऑफ द बॉटम, उसको फाइंड करके भी अपन कर सकते हैं। तो अपरेंट शिफ्ट ऑफ बॉटम आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि पहले की थिकनेस है 12 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। अब बेटा म्यू रिलेटिव क्या होता है? बेटा म्यू रिलेटिव होता है कि ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है, समझ रहे हो। आपको ये नहीं लेना है कि आप इस वाले मतलब फर्स्ट वाले मीडियम के कम डिवाइड बाय सेकंड वाला मीडियम, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको हमेशा ऑब्जर्वर का जो मीडियम होता है ना उसके रिलेटिव लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1, तो ये 4/3, और इसमें डिवाइड बाय एयर, मतलब ऑब्जर्वर तो एयर में है ना, तो डिवाइड बाय 1, ठीक है ना, प्लस, तो उसको डिवाइड बाय 1 को मैं इस ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने एयर के रिलेटिव लिया है, ठीक है ना। या नेक्स्ट 12 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3/2 अपॉन 1, क्लियर, प्लस 12 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2/1, ऐसे आप लिख सकते हो। तो चलिए आपको शिफ्ट मिल गया, पहला कितना है 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बेटा 1 माइनस 3/4 इज जस्ट 1/4, प्लस 12 इंटू 1/3 आ जाएगा, प्लस 12 इंटू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3 प्लस 4 प्लस 6, ओके। तो यहाँ पर आ रहा है 13 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ। शिफ्ट कितना हुआ, 13 सेंटीमीटर का। हेंस हेंस अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, उस डेप्थ को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो d डैश इज इक्वल्स टू d माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये तो हमने क्या फाइंड किया है, ये तो अपन ने डेल्टा एक्स फाइंड किया है। तो अब ये आ जाएगा टोटल 36 है ना, 36 में से 13 माइनस करो, कितना आ रहा है, समझ पाए, 23 सेंटीमीटर। मतलब उसके एक्चुअल डेप्थ 36 है, लेकिन उसको 23 सेंटीमीटर नीचे दिखाई देता है, क्लियर। हाँ बेटा ऐसा नहीं है, वॉचिंग फ्रॉम डायरेक्टली अप इट विल नॉट बी 36 ओनली, ठीक है। आप एग्जैक्टली ऊपर से भी देखते हो, लेकिन आपको एक बात पता है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपकी आई का जो रेटिना है, तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइट रे आएगी, एक लाइट रे ही ऐसे आई, तो और भी बहुत सारी लाइट रेज हैं जो कि आपके आईज में आ रही होंगी, ठीक है ना, समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पर एक शिफ्ट जरूर होगा, ओके। वो शिफ्ट हमें दिखाई देगा क्योंकि सिर्फ एक सिंगल रे हमारी आई में एंटर नहीं करती, मल्टीपल रेज एंटर करती है। तो अगर आई पॉइंट ऑब्जेक्ट रहता तो फिर शिफ्ट नहीं दिखाई देती। बेटा फिर अपन शिफ्ट की बात, वैसे देखा जाए तो एक सिंगल रे कभी भी इमेज नहीं बना पाती है, मोर देन वन रेस होती ही है, ठीक है ना। या यदि सिर्फ एक सिंगल रे होती तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट साइज ही दिखाई देता, ठीक है। तो हमारी आई जो है वो जितनी भी लाइट रेज आती हैं सबको वो एंटर करने देती है, सबको वो देख पाती है, ठीक है। बेटा ये समझ आया क्वेश्चन अच्छे से। आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर देखो लिक्विड के ऊपर लिक्विड भरा है, लेकिन मैंने रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में लिया, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लिया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो, और दोस्तों आगे बढ़े। हाँ सर।
चलिए, तो ये पैरेलल शिफ्ट वाला एंड लैटरल शिफ्ट वाला मतलब लैटरल शिफ्ट एंड अपरेंट डेप्थ वाला अपना कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिज्म की तरफ। शैल वी मूव टुवर्ड्स प्रिज्म? चलिए, तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर होता क्या था, ये लाइट रे गई, अब आगे वाला मीडियम थोड़ा सा और डेंस है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल उसको शिफ्ट कर सकते थे। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। फिर उसके ऊपर एक और है, उसको और इस तरह से, तो बेसिकली हमारी आई तो एक स्ट्रेट लाइन में देख पाती है, तो हम लोग इस तरह से आगे थोड़ा उसको शिफ्ट करके देते हैं। तो मैं सही से डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाया, बट आप समझ सकते हो कि एक सिंगल स्लैब की वजह से जो शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ तो 3 स्लैब है, तो हर एक स्लैब की वजह से एक शिफ्ट आएगा, है ना। सारे शिफ्ट हमने ऐड कर लिए, तो टोटल शिफ्ट 13 सेंटीमीटर का हुआ, तो अपरेंट डेप्थ इज टोटल डेप्थ माइनस शिफ्ट। क्लियर? दैट्स ऑल। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर तो हाँ बेटा बोलो। वो अगर जो आपने अपरेंट डेप्थ का एक बार फॉर्मूला बताया था ना कि d डैश इक्वल टू d अपॉन म्यू रियल, तो अगर Yes. उस फॉर्मूला से करना चाहते तो वो कैसे करेंगे? d dash is equals to d upon mu, रियल नहीं ओह रिलेटिव। सॉरी, रिलेटिव नॉट रियल, सर बेटा मैंने वही तो फॉर्मूला यूज किया। एक मिनट, हाँ उससे कैसे करेंगे, यस उससे भी आप इसी तरह से करोगे। d dash is equals to d upon mu1 रिलेटिव प्लस d upon d, मतलब हर एक स्लैब के लिए आप अलग अलग लोगे, समझ रहे हो ना। तो फर्स्ट वाले लिक्विड के लिए ले रहे हो ना, तो उसकी डेप्थ कितनी है 12, 12 अपॉन mu1 रिलेटिव। सेकंड वाले की भी 12 डेप्थ है ना, तो 12 अपॉन mu2 रिलेटिव। थर्ड वाले के लिए 12 अपॉन म्यू3 रिलेटिव, ठीक है। वही चीज आ रही है, फिर से सबका 12 कॉमन ले लो। 1 अपॉन म्यू1 प्लस 1 अपॉन म्यू2 प्लस 1 अपॉन म्यू3, सबको यदि ऐड करते हैं तो कितना आता है 3/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2। सबको ऐड करो, आई गेस वही आने वाला है, सेम है ना, ठीक है। तो 12, यहाँ पर इन सबका एलसीएम लेते हो तो भी 12 ही आता है, और ये आएगा 9 प्लस 8 प्लस 6 23, सेम आ गया, आया। यस, लेकिन आपको क्या करना है, ये रिलेटिव हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में ही लेना है, जहां पर ऑब्जर्वर होता है उसी मीडियम के रिलेटिव लेते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ? ठीक है दोस्तों, ये सेकंड मेथड हो गया उसी चीज को सॉल्व करने का, ठीक है। ओके। या तो आप अपरेंट डेप्थ से भी कर सकते हो और शिफ्ट से भी कर सकते हो, दोनों से ही करेक्ट आंसर आएगा आपका। बस आपको ये याद रखना है कि जब आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो, तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है वो, या जहाँ से रे पास हो रही है वो मीडियम, डिवाइड बाय ऑब्जर्वर वाला मीडियम, ये आपको लेना होगा, ठीक है ना। चलिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। तो जल्दी से लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यदि हम लोग देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है जिसमें मोर देन वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, और वो एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होती है। अब वहां पर हो सकता है कि 2 हो, 3 हो, ठीक है, 4 भी हो सकती हैं। सो एक क्यूब की बात करें तो क्यूब भी एक तरह का प्रिज्म हो गया, और उसमें टोटल 6 सरफेसेस होती है ना। या तो हमने ले लिया इस टाइप का एक प्रिज्म, बेटा ये एक प्रिज्म लिया हमने ना। वैसे इसका यदि 3 डायमेंशनल व्यू दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, इस तरह से। समझ रहे हो बच्चों, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ये इसका 3D व्यू है। लेकिन मैं हर बार ऐसा 3D व्यू नहीं बना सकता, इसलिए मैं सिर्फ एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। समझ पाए? कोई दिक्कत? तो एक लाइट रे यदि यहाँ आती है तो क्या होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं आई, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब वो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हम R1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर लाइट रे यहाँ से इमर्ज हो जाएगी, तो इसको E लिख सकते हैं, और इस वाले एंगल को अपन R2 लिख देते हैं। क्लियर? अब बेटा
जो टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं वो एक दूसरे से जिस भी एंगल पर इंक्लाइंड होती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो इसके अलावा दो एंगल्स और हैं लेकिन उनकी अब बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में कितना एंगल है वो देखेंगे। सो इट इज जस्ट एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? क्या मेरी बात समझ पाए? A is angle of prism, I is angle of incidence, E is angle of emergence. Clear? तो ये क्या है? ये एक प्रिज्म है और ये क्रिस्टल होता है, जनरली ग्लास का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि A is equal to angle of prism, एंगल ऑफ प्रिज्म। और बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? इट इज द एंगल between the refracting surfaces, between the refracting surfaces। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी एंगल उठा लो, जिन टू सरफेसेस को हम रिफ्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं उनके बीच में जो एंगल है वही लेना है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बेटा इट इज जस्ट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ग्लास का बना हो सकता है, पॉलीमर का भी बना हो सकता है। ठीक है, और इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल नहीं होती है। ग्लास स्लैब और इसमें क्या डिफरेंस है? ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल होती है लेकिन इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल नहीं होकर किसी एंगल पर इंक्लाइंड होती है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? बेटा लोगों, सर तो इसमें रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा? बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह सब कुछ हमें स्नेल्स लॉ से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छा स्नेल्स लॉ से। या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन यहाँ पर म्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप म्यू लिख सकते हो। ठीक है, वो हम आगे कैलकुलेट करते हैं, डोंट वरी। यस एंड दोस्तों। आपने वो स्मॉल एंगल्स R1 एंड R2 भी बनाना है क्या रिफ्रैक्शन? हाँ बेटा, यस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 फॉर फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए R2 लिखा है मैंने। ठीक है, सर यस। हाँ बेटा बोलो। सर अभी हमारा एनएसओ एग्जाम था सर, तो मैं अभी ज्वाइन किया, तो कितने पेजेस छोड़ने हैं सर लिखने के लिए, यहाँ से शुरू मुझे करने लगता है, देखो आप खुद देखो, मुझे लगता है 3 पेजेस छोड़ने चाहिए। ये एक पेज में आ जाएगा यहाँ तक, शिफ्टिंग ऑफ इमेज, लैटरल शिफ्ट यहाँ तक, 2 और एग्जाम्पल। मुझे लगता है 3 पेजेस में तो ये सब नहीं, 2.5 पेजेस में ही आ जाएगा सब कुछ। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर। मतलब 2.5 आप समझ रहे हो ना, वन साइड वन, मतलब एक पेज काउंट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? यस सर। या एक पेज की दोनों साइड यदि छोड़ दोगे तो मुझे लगता है यदि आप छोटे लिखते हो तो उसमें भी काम हो जाएगा। या रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म की बात कर रहे हैं बेटा। तो अब यहाँ पर अपन एक एक करके बेसिक चीजों के बारे में बात करते जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रिज्म में मैं लिखूंगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आता है उसकी बात करते हैं बेटा। अब यहाँ पर एक बार ढंग से इमेज बना लेते तो अपना काम हो जाएगा, उसके बाद फिर से इसका इमेज नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। पहले तो जस्ट एक बेसिक डायग्राम था, अब मैं थोड़ा अच्छे से इमेज बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, लेट्स से कोई लाइट रे आ रही है, ये आ गई एक लाइट रे। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये लाइट रे इस तरह से जा रही है यहाँ पर, तो जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो, ये किसी भी एंगल पर हो सकती है, मैंने जस्ट हॉरिजॉन्टल शो किया है। ठीक है ना, या तो अब ये वापस यहाँ पर आपको एक और नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है ना, ये सरफेस से परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दिया और यहाँ से ये लाइट रे इमर्ज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये लाइट रे बाहर इमर्ज हो गई, इसको ई लिख दिया। ठीक है, अच्छा बच्चा लोगों, आप लोग एक बात तो जानते ही हो कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। जो इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन।
यानी कि आपको पता चलता है कि इंसिडेंट रे के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टेड रे कितने एंगल से बेंट हुई है, कितने एंगल से डेविएट हुई, ठीक है। तो इसके लिए मैं ना ये जो इंसिडेंट रे है इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। तो इंसिडेंट रे को मैंने इस तरह से आगे एक्सटेंड कर दिया। अब मैं जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है उसको भी मैं आगे एक्सटेंड कर, मतलब उसको मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ। को मैं पीछे एक्सटेंड करूँ तो वो यहाँ पर मीट कर रही है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम? नॉट येट। नॉट येट। ओके नाइस। बस, तो अपना काम तो हो गया। ऊपर वाला एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल आई है, तो बेटा यहां से यहाँ वाला एंगल आर होता है, वी नो दैट, करेक्ट? यस। ओके, इसको मैंने बोल दिया, लेट्स से दिस इज R1 एंड दिस एंगल R1 एंड R2 हमने कंसीडर कर लिया इनको, ठीक है। बेटा यदि ये R1 है तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि ये जो येलो वाली लाइन जो जा रही है ना, इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन, तो इंसिडेंट रे और ये जो बीच वाली रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा? कैन यू टेल मी? यस बेटा, टोटल एंगल है आई के बराबर, राइट? टू क्रॉस लाइन, कैन आई से? यस सर। या तो टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक है आई, और यहां से यहां तक हो गया R1, तो ऊपर वाला बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? I माइनस R1, राइट? यस। ये एंगल I माइनस R1 हो गया। ओके, और ये वाला एंगल कितना हुआ फिर बताइए? E माइनस R2। वेरी गुड, E माइनस R2। E माइनस R2, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ E माइनस R2, बिल्कुल सही। और बेटा ये एंगल के किसके बीच है? ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोलते हैं, राइट? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आया? तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन को यदि हमें फाइंड करना है तो बेटा बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है। यदि इस तरह से आपके सामने लेट्स से ये एक एंगल है θ1, ये एक एंगल है θ2, तो बेटा θ1 प्लस θ2 एक्सटर्नल एंगल के यस। बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है, राइट? यस। या सो दोनों इंटरनल एंगल्स का सम वो इस एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, हम सभी को पता है। सो वी कैन राइट हियर I माइनस R1 प्लस, सॉरी, हाँ, E माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर लेते हैं कि फ्रॉम ज्योमेट्री बेटा, इसलिए क्योंकि बार बार ज्योमेट्री यूज करते हैं ना, इसलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं इस चैप्टर को। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा होता है। ये हम जानते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल की, राइट? इन विच क्लास? 10th क्लास। चलिए रीअरेंज करें तो I प्लस E को एक साथ ले लो और नेगेटिव वाली दोनों क्वांटिटीज को एक साथ ले लो, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू तो डेल्टा। यहाँ पे ऐसा नहीं है क्या सर कि R1 और R2 इक्वल है? बेटा वो मिनिमम डेविएशन के केस में होता है, वो भी आएगा अभी थोड़ी सी देर में, ठीक है ओके ना? या वो मिनिमम डेविएशन के केस में होता है, अभी नहीं। ओके दोस्तों, तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला आ गया, ज्यादा कुछ इसमें कुछ वेटेज नहीं है, इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन कोई भी नहीं देता है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम अब और कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना? हम अब और भी कुछ करने वाले हैं। सो बच्चा लोगों, आपको एक बात तो समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये ए था, और आप इस वाले पॉइंट को यदि बी, इसको सी बोल लेते हैं, और बेटा इस पॉइंट को, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट जहां पर लाइट रे एंटर कर रही है, तो मैं इस वाले पॉइंट को ई, या फिर हम कुछ और बोल देते हैं इसको पी, और इस पॉइंट को क्यू बोल लेते हैं लेट्स से, ठीक है।
तो मैं अब ट्राइंगल ए पी क्यू की बात कर रहा हूँ. ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ए पी क्यू. तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू क्या होगा बेटा? ट्राइंगल ए पी क्यू में हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं अलग से. या ये ऐसा कुछ है, ठीक है. यस. तो बेटा यहाँ पर ये एक नॉर्मल इस तरह से जा रहा था ना, और यहाँ पर भी एक नॉर्मल जा रहा था. ये वाला एंगल ए था, राइट. अच्छा, आपको ये एंगल तो पता ही है, दिस इज R1. ये एंगल आपको पता है, ये R2. तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है? 90 माइनस R1। वेरी गुड, 90 माइनस R1. तो 90 डिग्री माइनस R1. और इसी तरह से यहाँ वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री माइनस R2. क्लियर? आप थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा बेटा, मैंने यहाँ पर ठीक से बनाया नहीं इसलिए मेरे को बाहर लिखना पड़ा. आप उसको अंदर ही लिख सकते हैं, ठीक है. क्या आप समझ पाए? सर तो फिर यहाँ से ए मिल जाएगा हमें R1 प्लस वेरी गुड. ए R1 R2 में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना. बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा. या चलिए मैं ढंग से लिख लेता हूँ. या R1 है या R2 है, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक I माइनस 90 डिग्री माइनस R1. और यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है ये 90 डिग्री माइनस R2 आ गया, और ये A है. हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना. तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल we can write here A plus 90 degree minus R1 plus 90 degree minus R2, और इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए. 180 से 180 कैंसिल. A is equals to R1 plus R2. क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो. क्या? बेटा म्यूट करो, मम्मी से बात करते वक्त. या चलो मैंने कर दिया. हाँ जी, ये R1 plus R2 is equals to A यदि मैं रखता हूं तो हेंस एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला है बेटा, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था ना उस पर आपने स्टार मार्क नहीं लगाया है तो मत लगाना, है ना. उसको ऐसे ही छोड़ दो, वैसे भी काम नहीं आता, है ना. ये वाला जरूर काम आएगा. तो ये आ जाएगा I प्लस ई माइनस ए, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है. समझ आ गया? I प्लस ई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है. डन. तो क्या ये बेसिक फॉर्मूला क्लियर है आप सभी को? सर यहाँ पे R1 और R2 निकालने के लिए हम लोग सेम रिफ्रैक्शन वाला यूज करेंगे ना सर, स्नेल्स लॉ. बिल्कुल बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब स्नेल्स लॉ, ठीक है. ओके सर. रिफ्रैक्शन के लॉज वैलिड, मतलब स्नेल्स लॉ जब भी रिफ्रैक्शन हो वैलिड है, चाहे वो स्पेरिकल सरफेस ही ना हो. बस बात ये कि फिर वहां पर ज्योमेट्री लगाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसके लिए अलग से फॉर्मूलाज डिराइव किया हमने. ठीक है. नोट कर लो इसको जल्दी से बेटा, इस पर स्टार मार्क लगा लेना, है ना. ये इंपॉर्टेंट है. और ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है. एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेज थ्रू प्रिज्म, ठीक है. क्या अब बात आती है मिनिमम डेविएशन की, ठीक है. अब बात आती है नेक्स्ट मिनिमम डेविएशन की. नोट किया सबने? आगे बढ़े. या तो बेटा लिख लीजिए यहां पर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन. कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं अपन. मिनिमम डेविएशन, डेविएशन जो होगा उसकी मिनिमम वैल्यू कब अपने को मिल सकती है, ठीक है. या तो हम लोग एक बात जानते हैं क्या, कि जितने एंगल पर इंसिडेंस हो रहा है
यदि उतने ही एंगल पर रिफ्रैक्ट हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि डेविएशन मिनिमम हो सकता है। ओके, यानी कि आप इसको यदि बोलें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल है, इट मींस दैट इज द कंडीशन फॉर द मिनिमम डेविएशन। ओके, तो आप पूछेंगे कि सर मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, तो मैं बोलूंगा कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों में से कोई एक 90 डिग्री हो, तो उससे ज्यादा तो रिफ्रैक्ट हो ही नहीं सकती कोई लाइट रे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है। लेकिन मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हम बोल सकते हैं कि व्हेन आई इज इक्वल टू ई। ओके, तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन यहाँ पर लिखते हैं व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of emergence, then the deviation is minimum. Okay, minimum, ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फॉर मिनिमम डेविएशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। तो इसको ग्राफिकली मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे ऐसा हो रहा है ना। तो ये चीज प्रैक्टिकली हमें मिलती है। ओके, ये चीज हमें मतलब इसका कोई प्रैक्टिकली मिलती थियोरेटिकल प्रूफ नहीं है। है। हाँ बेटा, वो आपको प्रैक्टिकली मिलेगा, ठीक है। यस, तो आप यहाँ पर लिखोगे एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों यदि इक्वल हैं तो आपको मिनिमम डेविएशन मिलता है। इसके लिए मैं आपको ग्राफ बना के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है। या तो इसका मतलब आप लिख सकते हो क्या, कि जो मिनिमम डेविएशन है उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए, हेंस डेल्टा मिनिमम, डेल्टा, क्या हो रहा है, रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट। हाँ, यस, हेंस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होता है ना, तो क्यों ना हम उसको 2i माइनस ए बोल दें, क्योंकि हमें पता है कि आई ई के बराबर है, तो 2i माइनस ए। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया। एंड आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, एंड हम जानते हैं कि यदि I इज इक्वल टू E है, देन R1 विल बी इक्वल टू R2, राइट। R1 और R2 भी इक्वल ही होंगे फिर, करेक्ट। तो हम मान लेते हैं कि R1 और R2 इक्वल होंगे, तो उनका जो वैल्यू है उसको हम R ही मान लेते हैं, उसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2 इज टू R। बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन कोई दे सकता है कि R1 और R2 इक्वल क्यों होंगे? स्नेल्स लॉ। हाँ स्नेल्स लॉ से, है ना, स्नेल्स लॉ से, राइट। n1 sin i is equals to n2 sin r, तो आप स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो उससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हाँ, है ना। जैसे कि 1 sin i is equals to n sin r1, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं n sin r2 is equals to 1 sin e। और यस यदि ये i और ये e इक्वल है, इसका मतलब क्या है, n sin r1 is equals to n sin r2। तो आप n से n कैंसिल कर दो तो r1 इज इक्वल टू r2 बन जाएगा, सिंपल। तो ये स्नेल्स लॉ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि R1 और R2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, दैट इज R। सो हम क्या बोल सकते हैं दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 2R1 इज इक्वल्स टू A। उस कंडीशन में ये R1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो आप, R1 या फिर R2 दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, तो R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू A बाई 2 लिख सकते हैं। यस और नो, बेटा जी एग्री हो? ठीक है बच्चा लोगों, तो ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डेटा यूज हो सकता है, इसलिए आपको ये आना चाहिए।
तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रिज्म एंगल का एंगल प्रिज्म का हाफ होता है, ठीक है। क्या दोस्तों ऑडिबल? हेलो, बच्चा लोग को आवाज सुन रही है? या गुड। चलिए दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको यदि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द एंगल सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो आपको बताना है तो आप इस तरह से बता सकते हो। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि बाहर तो एयर है ना, तो 1 sin i इज इक्वल्स टू जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, तो म्यू साइन आर, है ना। और आपको क्या क्या गिवन है बेटा? आपको गिवन है डेल्टा मिनिमम एंड एंगल ऑफ प्रिज्म आर गिवन, ये दे रखे हैं आपको, और आपको म्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो बस आप एक काम करो, आप डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला तो जानते ही हो, क्या है बेटा? देखो ये रहा, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, राइट, 2i माइनस ए। तो आप यूज कर सकते हो यस यहाँ पर कि i इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये आ गया। एंड आर की वैल्यू तो आपको पता है, जब भी मिनिमम डेविएशन होता है तो a/2 जो है वो आर की वैल्यू होती है। सो यू कैन राइट हियर म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। दोनों की वैल्यूज यदि पुट करें तो एक फॉर्मूला हमें मिलता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन आर, मतलब साइन a/2। क्लियर? समझ आया? ये फॉर्मूला याद रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, इफ पॉसिबल याद रखिए, ठीक है। और याद ना भी रहे तो टेंशन नहीं है, ठीक है। या अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टार मार्क करके, ये तो हर हालत में याद रखना है, ठीक है। स्टार मार्क करके इस पॉइंट को लिखना है, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे का मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, मतलब सिंगल डिजिट समझ लो, है ना, सिंगल डिजिट में। तब क्या होगा? देन तो बेटा यदि एंगल ऑफ प्रिज्म यदि छोटा है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी पक्का बहुत ही छोटा होगा, समझ रहे हो। एंगल ऑफ प्रिज्म यदि 1 या 2 डिग्री है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ मतलब डेविएशन भी कितना होगा? 1 और 2, मतलब उसी रेंज का होगा, सिंगल डिजिट का ही होगा। ओके, बात समझ पाए? एंगल ऑफ डेविएशन भी मिनिमम यस होगा सर। यदि एंगल ऑफ प्रिज्म मिनिमम है तो। चलिए
तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या लिखें? बेटा हम जानते हैं कि साइन थीटा, जब थीटा बहुत बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, है ना? राइट? यस सर। यस। तो इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देन delta minimum will also be very very small. So delta minimum is also स्मॉल। very small, बहुत छोटा है। Hence हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? म्यू इज इक्वल्स टू, बेटा आप ये साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा, है ना? क्या हुआ बेटा? इक्वेशन में a को पुट करेंगे तो i प्लस e माइनस a है, तो a तो बहुत छोटा हुआ, तो डेल्टा तो फिर बड़ा होना चाहिए। एक मिनट, क्या बेटा आप फिर से बोलो, क्या i प्लस ई माइनस ए करते हैं तो डेल्टा, देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, है ना? ऐसा बोलते हैं। बेटा आप एक बात सुनो, आई इज, देखो आई जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ई जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, है ना? तो बेटा ऐसे कंडीशन में क्या है कि जब कभी भी लाइट रे आ रही है ना, तो ये जो नॉर्मल और ये जो नॉर्मल है बेटा, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल टाइप हम बोल सकते हैं, है ना? तो ऐसे में जो लाइट रे आ रही है तो हम आई को भी क्या रख रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट नियर नॉर्मली रख रहे हैं, या फिर जो भी आई एंगल होगा तो ये वहां से हम लोग मिनिमम डेविएशन वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हम लोग मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? हेलो यस सर। बेटा सर एक हम डाउट है सर। मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन ही कंसीडर कर रहे हैं, ओके? हम कोई भी कंडीशन नहीं ले सकते, हम सिर्फ मिनिमम डेविएशन वाली कंसीडर, समझो एक बार। देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप आई की बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन आप आई को वैरी करते रहोगे और वहां पर आई की सिर्फ एक ही ऐसी स्पेशल वैल्यू आपको मिलेगी जिसके लिए ई उसके इक्वल होगा। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं होगा कि जितने भी एंगल डालोगे सबके लिए आपको ये सेम मिले, ऐसा नहीं होगा, ओके? हेलो, मेरी बात समझ पाए? Only there will be one spatial angle that will be minimum, for which the delta minimum, sorry, angle of deviation will be minimum और I will be equal to E। ऐसा सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल ही होगा और वो भी बहुत बहुत छोटा आएगा, समझ रहे हो? यानी कि ऐसे केस में I और E की वैल्यू भी बहुत बहुत छोटी आएगी बाय डिफॉल्ट, ओके? मेरी बात समझ पाए? यस सर। या मेरे कहने का मतलब सर? समझो बेटा कि हाँ सर आपने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था सर, साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। सर वहां से या ये डेल्टा प्लस ए बाई टू में कैसे आ गया सर? बेटा ये इस फॉर्मूला से आया। कौन सा? देखो ये दो डबल स्टार वाला यहाँ से दिख रहा है आपको, ये ए उस तरफ गया तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए, और ये 2i का 2 उसके नीचे आया तो बाई 2 आया। समझ आया? ओके सर। यहाँ पर यदि इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम वन, ठीक है? चलेगा? यस सर। या फिर पर इससे सर क्या जब लिख, साइन सब जब साइन चले जाएगा तो ए अपॉन टू में से ए कैसे कटेगा? टू कट जाएगा ना, तो नीचे तो ए होना बेटा चाहिए। यहाँ तो अभी तक कुछ भी नहीं गया। रुको, अभी तक तो यहाँ से कुछ भी नहीं कटा। डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 एज इट इज आ गया। यहाँ डेल्टा मिनिमम भी वेरी स्मॉल है, ए भी वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको कैसे किया, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। ये जानते हो आप? यस सर, तो नीचे ए बाई टू भी आएगा ना सर? हाँ, तो नीचे साइन ए बाई 2 की जगह सिर्फ ए बाई 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है? यदि इस चीज को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो डायरेक्टली, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये फॉर्मूला आ गया। फाइव स्टार याद रखना है हर हाल में, ठीक है? बट एप्लीकेबल ओनली व्हेन द एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल। और बेटा मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ले रहा हूं तो आई विल बी इक्वल टू ई होगा इसमें,
और एक और बात है बेटा कि इसके लिए आई की वैल्यू भी बहुत बहुत छोटी ही आएगी बाय डिफॉल्ट, हमें रखनी नहीं, ऑटोमेटिकली वो छोटी ही आएगी, ठीक है ना। तभी मिनिमम डेविएशन पॉसिबल हो पाएगा। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियसली वो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। क्लियर? एक बार आप लिखा दोगे सर, मैक्सिमम डेविएशन तब होता है जब आई ऐसा 90 डिग्री। या बेटा ये मैं लिखवा रहा हूँ कि इट इज द फॉर्मूला गिव्स, या it is the minimum angle of deviation, minimum angle of deviation when the angle of prism is very small, मतलब सिंगल डिजिट्स में, ठीक है, आप समझ गए। तो जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो तभी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, वरना आपको हर एक कंडीशन में ऊपर वाले फॉर्मूलाज यूज करने हैं। कौन से? ये वाला, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू 2i - a। समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए दोस्तों? आप सोच रहे होंगे कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बाय डिफॉल्ट बहुत छोटा आएगा, ठीक है, तभी डेल्टा मिनिमम पॉसिबल है, वरना डेल्टा मिनिमम नहीं आ पाएगा। डेल्टा मिनिमम का मतलब क्या है? डेविएशन इज मिनिमम, उससे छोटा डेविएशन हो ही नहीं सकता उस प्रिज्म के लिए। हाँ जी, क्या ये सबको समझ आया? हेलो? यस। गुड। यदि कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डू आई नीड टू स्क्रॉल अप डाउन, या ठीक है ये? सर स्क्रॉल आप कर सकते हैं क्या थोड़ा? हाँ जी, इतना और भी? नहीं सर, हो गया। डन सर। ओके, तो बेटा जी सारा नोट कर लिया आप लोगों ने? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस? यस ओके, गुड। a/2 कैसे आया बेटा? a/2 कैसे आया? a/2 से कैसे डिवाइड हुआ बेटा? देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, म्यू क्या आया, साइन i बाई साइन r, और r की वैल्यू a/2 के बराबर आई ना, तो इसीलिए साइन a/2 आ गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा, जब थीटा बहुत बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा, ओके। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। यस, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम एक और लिखते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट, तो क्या एक स्पेशल केस ही ले सकते हैं, उसमें कुछ डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। ये नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन will be maximum when either I or E is of 90 डिग्री। समझ रहे हो? या तो I 90 डिग्री हो या E। क्यों? क्योंकि बेटा मैक्सिमम वी कैन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे कम तो हो ही नहीं सकती, तो बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, वहां पर डेविएशन मैक्सिमम होगा। क्लियर? बच्चे लोगों को समझ गए? बट दोनों में से एक, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ दोनों में से एक। अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तो डेविएशन होएगा ही ना एक साइड से। या बेटा वो क्या है कि बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक तरह से वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्रिटिकल एंगल आ रहा है, समझ रहे हो, यानी कि उसके
आप इसको ऐसे बोल सकते हो, 90 डिग्री हमने जो लिया है, तो आप बोल सकते हो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है, लेकिन 89.9999 सब एंगल ले सकते हो आप, समझ आया? ये नियर 90 डिग्री है, तो ऐसे में ये लाइट रे जाएगी और फिर क्या होगा, फिर जो डेविएशन होगा वो ऑब्वियसली मैक्सिमम आएगा। तो इसको नियरली 90 डिग्री लिया है और फिर इसको ई आ जाएगा यहाँ पर। ओके बच्चा लोगों, समझ पाए? तो इसका मतलब सर जरूरी वो नहीं है कि वो एंगल ई एग्जैक्ट है टाइम। या हाँ, यस। सर वो एंगल ई है या आर है? कहाँ पर? ये ई है बेटा, आर नहीं है, ई है। आई या ई दोनों में से एक 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, ये आई, यहाँ से लाइट रे गई, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल, ये R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल हो गया, तो उसके लिए लाइट रे इसके अलोंग चली जाएगी, तो इसमें E की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, समझ गए? तो इस केस में भी मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। क्लियर? ओके बच्चा लोगों, ये दोनों ही केसेस ठीक है, दोनों को हम लोग लिख सकते हैं। तो इस केस में हम लिख सकते हैं डेल्टा मैक्सिमम I प्लस E, है ना, I प्लस E। तो I को तो I रहने दो, कोई बात नहीं, E को 90 डिग्री लिख लो, माइनस A, खत्म। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? या क्या मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू तो आप फाइंड कर ही सकते हो स्नेल्स लॉ अप्लाई करके, है ना? यस और नो? ठीक है, क्या आप इसको समझ पाए? यस सर। गुड। अब एक और लास्ट लिख लेते हैं, कर्व या कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ प्रिज्म, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिज्म लिख सकते हैं डायरेक्टली, कैरेक्टरिस्टिक या फिर कर्व ऑफ प्रिज्म। अब वो कैसे ड्रॉ करें बेटा? ये जो है ना, ये होता क्या है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट इज जस्ट द कर्व बिटवीन angle of deviation, it is curve between angle of deviation and angle of incidence। तो ये तो I हो गया, और ये जो आप देख रहे हो ना y एक्सिस पर, ये हो गया डेल्टा, यानी कि एंगल, तो ऊपर चाहे तो लिख सकते हो इट इज द कर्व बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन and the angle of incidence, angle of incidence for a prism। ठीक है बेटा, ये कर्व हमेशा कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ओके, अब देखो ये ऐसा प्रैक्टिकली ये ऐसा आया। अब देखो इसका भी बहुत बहुत सिंपल सा रीजन है जो आप लोगों को पहले से पता है लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बेटा आप सबको एक बात तो पता ही है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप जानते हो। देखो बेटा, देखो यदि मैं कोई लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट करता हूँ लेट से 30 डिग्री एंगल पर, और ये बाहर निकल रही इस तरफ लेट से 60 डिग्री एंगल पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, यस। और एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है बेटा 60 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम? I 30 E 60 डिग्री। अच्छा, मैं यदि इसको रिवर्स करता हूँ, लेट से मैंने यही वाला प्रिज्मा उठा लिया, लेकिन जो इस तरफ राइट साइड वाली सरफेस है ना, यहाँ पर मैं इंसिडेंट करता हूँ रे को 60 डिग्री पर। यदि मैं 60 डिग्री पर रे को इंसिडेंट करता हूँ तो बेटा वो इस तरफ कितने एंगल पर इमर्ज होगी? यस, कोई बताएगा? 30 डिग्री पर। 30 ऑब्वियसली 30 पर होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेज को यदि आप लेफ्ट साइड से इंसिडेंट कर रहे हो, राइट से वो इमर्ज हो रही है, तो आप उसी पाथ के अलोंग यदि रे को क्या करते हो, जहां से वो इमर्ज हो रही है वहां पर इंसिडेंट करते हो, है ना? तो एंगल ऑफ इमर्जेंट अब एंगल ऑफ
इंसिडेंस बन जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट बन जाएगा। समझ गए? यस, क्या मेरी Yes, बात sir. आपको समझ में आई? या तो इसका मतलब सेम पाथ के अलोंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं। डू यू एग्री? देयर आर टू एंगल ऑफ Yes, इंसिडेंस फॉर द सेम पाथ मींस सेम डेविएशन, है ना? तो क्या लिखूंगा यहां पर, मैं ड्रॉ कर लूंगा, लेट्स से ये कोई एंगल आई है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डेविएशन ड्रॉ किया, ये I1 ले लो, चलो इसके लिए डेविएशन ड्रॉ किया तो वो डेल्टा 1 है। तो इतना का इतना डेविएशन मुझे यहाँ पर भी मिलता है जब ये जो E1 के बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। समझ रहे हो? यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि E1 होगा तो उसके लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस I1 के बराबर आ जाएगा और डेल्टा मुझे सेम ही मिलेगा। ओके, इसी तरह से आप कंटिन्यूअसली यहाँ यहाँ हर जगह ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर देयर इज ओनली अ सिंगल पॉइंट, एकमात्र पॉइंट है यहाँ पर जिसके लिए I इज इक्वल टू E होता है और एक मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, राइट, क्लियर? क्योंकि आपको पता है ना बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट ही होगा ना बेटा, और वहां पर यदि लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जितना आई होगा उतना ही होगा, और ये क्या होगा, इसमें जो डेविएशन मिलेगा वो डेल्टा मिनिमम होगा, उससे कम डेविएशन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो कर्व का बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो क्या आपने प्रूव कर लिया कि फॉर मिनिमम डेविएशन आई शुड बी इक्वल टू ई? क्या मुझे ये बात, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? Yes. यस। तो बेटा ये कर्व जो आता है ये प्रैक्टिकली आता है, और इसको हम कॉमन सेंस भी बोल सकते हैं कि यार सिंपल सी बात है कि एक ही पाथ के अलोंग दो रेस हो सकती है ना? ठीक है, तो मतलब फॉर देयर फॉर टू टाइप्स ऑफ इंसिडेंस देयर विल बी द सेम डेल्टा, सेम डेविएशन। ओके, मेरी बात आए आपके दिमाग में सेट हुई? तो ये कर्व होता है, और इससे ही मैंने प्रूव भी कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होंगे जब डेविएशन मिनिमम होगा। क्लियर? खत्म। आप लेक्चर खत्म करना चाहते हो तो हम अभी खत्म कर देते हैं, और आप 7 बजे तक खत्म करना चाहते हो तो 7 बजे करेंगे। बोलिए क्या चाहते हो? हाँ सर, 7 बजे बेटर है। फिनिश करें, 7 बजे करते हैं, ठीक है? इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना? चलिए इस पर क्वेश्चन करवा के छोड़ देता हूँ, दैट विल बी इनफ। ओके, अब बच्चा लोगों क्या नोट किया इसको? Sir, can you scroll up for 1 second? यस बेटा, यस, इनफ। Yes, sir. Okay, now you can take it screenshot. Done? Yes, sir. ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? या चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा सबसे पहला तो मैं आपको नॉर्मली कैलकुलेट ही करवाऊंगा। तो मान लिया कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है? और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 गिवन है, और आपको बताना है कि what will be the angle of emergent if angle of prism is 30 डिग्री, ठीक है? एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया है 30 डिग्री, तो आपको क्या करना है, फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए इसको। एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, यस।
वैल्यूज गंदी आ रही है क्या? हो सकता है वैल्यूज थोड़ी सी गंदी आए, लेकिन आएगी जरूर। अच्छा बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंट यदि 1 से बड़ा आ जाए ना, मतलब साइन ई इज ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई बता सकता है? इफ साइन ई इज ग्रेटर देन 1 बट साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मतलब टोटल इसका मतलब इंटरनल हाँ, रिफ्लेक्शन हो रहा है। वेरी गुड। इसका मतलब सेकेंड सरफेस पर टी आई आर हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो वो भी पॉसिबल है। तो देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना? यस, हुआ किसी का? या दोस्तों किसी का आया नहीं आ रहा है? हेलो, शैल आई सॉल्व? सर मुझे आंसर मिल रहा है सर, ई का 3/2 इंटू साइन 30 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। ओके, चलिए देखते हैं ना। तो बच्चा लोग को सबसे पहले अपन यहाँ पर R1 लिख लेते हैं ना। यहाँ पर R1 लिख लेते हैं, फिर यहाँ से रे जाएगी, यहाँ पर कुछ R2 होगा और फिर ये बाहर निकलेगा ई एंगल पर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले साइन लॉ लगाते हैं फर्स्ट सरफेस पर। तो वो क्या हो जाएगा, 1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/2 साइन R1। ओके, √3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 साइन R1। ठीक है, इतना भी चलेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन R1 की वैल्यू जो है वो 1/√3 के बराबर आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, तो यहाँ ये तो पे आ गया बोल सकते साइन हैं कि आर। ये 30 डिग्री से बड़ा है क्योंकि 1/2 से बड़ा है 1/√3। हाँ हाँ, यस यस यस, बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा, सेकेंड वाली सरफेस पर ले लोगे, तो सेकेंड वाली सरफेस पर आपको R2 की वैल्यू चाहिए, तो R2 के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए अपने को वैसे तो वैल्यू याद नहीं है, लेकिन अपन R1 की वैल्यू को साइन इनवर्स 1/√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? साइन इनवर्स 1/√3 ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये 30 डिग्री है और ये R2 है, तो वैसे तो यहाँ पर बहुत बड़ी खिचड़ी हो गई, बट कोई बात नहीं है ना।
चलिए अब सेकंड सरफेस के लिए एक बार लिखते हैं इक्वेशन। वो क्या होगी, 3/2 sin R2 इज इक्वल्स टू 1 sin E, है ना, 1 sin E। और यहाँ पे फिर 30 डिग्री आपको इक्वल्स टू, हाँ यस आपको सिर्फ R2 की वैल्यू रखनी है। तो आपको एक बात तो पता ही है, A इज इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2, राइट। A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, A की वैल्यू 30 डिग्री है, R1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, तो R1 की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स 1/√3। तो जो आ रहा है वही रखते हैं, साइन इनवर्स 1/√3। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है बेटा, आपको ना क्वेश्चन में इस साइन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको अलग से दे रखी होगी डेटा में। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू आप डाल सकते हो, R2 की वैल्यू आप डाल सकते हो। तो 3/2 यहाँ पर आपको मिल रहा है साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1/√3, समझ गए, एंड दैट इज इक्वल टू साइन E। ओके, क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? सर यहाँ पे लेकिन हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं ना सर कि इन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 30 डिग्री से बड़ा है, तो R2 नेगेटिव में आ रहा है। अच्छा एक मिनट कैलकुलेटर यूज करके देखते हैं कि तो मैंने just a अभी minute, चेक हाँ। किया था सर, कुछ 35 समथिंग आ रहा है। 35 समथिंग आ रहा है ऐसा, ओके। साइन 35 के आसपास आ रहा है ऐसा, या देखते हैं बेटा। जैसे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5, है ना। इसकी वैल्यू देखिए 1/√3 मतलब 1 डिवाइड बाय 1.7 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसको उड़ाओ 10/17, है ना। तो ये बड़ा ये है जो सर है 10/20 से। ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर, हाँ इट इज ग्रेटर, बिल्कुल इट इज ग्रेटर। तो ये एंगल नेगेटिव आ जाएगा ना, ये एंगल नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। एक काम करो बेटा, हम एक काम करते हैं, ये जो ऊपर जो एंगल है, तो चलिए आपको इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा डेटा दे देता हूँ बेटा। वो कितना 35 डिग्री के आसपास आएगा ना। तो साइन इनवर्स 1/√3 साइंटिफिक कैलकुलेटर है क्या आपके आसपास? तो 35 ही आ रहा है, 35 पॉइंट समथिंग। 35। तो इसको बेटा एक काम करो, नियरली इक्वल टू 35 डिग्री लिख लो, ठीक है। ये मान लो कि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके, इट इज तो गिवन फिर इन हम द क्वेश्चन, ऐसा कंक्लूड आप कर मान लेंगे के ना चलो। सर कि टोटल हाँ इंटरनल रिफ्रैक्शन। या तो यहाँ पर रुको रुको रुको, हम इस एंगल ऑफ प्रिज्म को भी चेंज कर लेते हैं ताकि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन चेंज हो जाए, ठीक है। हेलो, समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ यस जी। सर। मैं इसको नेगेटिव नहीं आने देना चाहता, ठीक है। तो हम एंगल ऑफ प्रिज्म को इंक्रीज कर लें, चलेगा। यस तो आप सर। एंगल ऑफ प्रिज्म को बेटा, आप एंगल ऑफ प्रिज्म को 75 डिग्री रख लीजिए, अब ठीक है ना। आप चाहे 75 रखें, चाहे या फिर और भी अच्छी वैल्यू चाहिए तो इसको 65 डिग्री रख लो तो परफेक्ट आ जाएगा। यस, एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज कर लो बेटा। मैंने डेटा चेंज कर लिया ताकि आंसर जो है वो अच्छा है अपना थोड़ा, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म को मैंने चेंज कर लिया, अभी इसको मैंने 65 डिग्रीज रख लिया है। 65 डिग्री इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये 65 डिग्री साइन इनवर्स 1/√3, और साइन इनवर्स 1/√3 को मैंने बोला कि नियरली 35 डिग्री रख लो। तो इसको आप नियरली 35 डिग्री रखते हो, ये क्वेश्चन में गिवन है, डेटा सा मान लिया हमने। तो R2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 30 डिग्री, फाइन। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, 30 डिग्री। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? E इज इक्वल टू, यस, कितना आ रहा है? ये तो बहुत लोचा हो गया नहीं? हेलो दोस्तों, समझ में आया? इसका मतलब ये सेकंड वाली जो सरफेस है उस पे नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है, समझ में आ रहा है? हेलो, एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 0 डिग्री। द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब समझे? यदि ये नॉर्मल है ना बेटा, यदि लाइट रे सर इस आप नॉर्मल के अलोंग 30 हो को जाती है, 65
नहीं किया। तो 65 माइनस 30 है ना सर, 65 माइनस 35 तो 30। नो नो नो, अच्छा मैंने वहां पर अलग ही लिख लिया। सॉरी 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 सॉरी, एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पर तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ओ नो, पूरा खिचड़ी कर दिया नहीं। वही होता है जब क्लास का टाइम पूरा हो जाता है ना, तो ऐसे ही खिचड़ी होती है। चलिए, तो R2 इज 60 डिग्री, तो यहाँ साइन R2 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन R2 की वैल्यू डाल दिए, 30 डिग्री आ गई। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, राइट? तो 3/4 हो गया साइन ई, है ना? तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि E इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4। ओके, इसको ऐसे ही छोड़ देना, ज्यादा सही है। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। और कोई बोले कि डेल्टा कितना है, तो डेल्टा की वैल्यू आप डाल लोगे क्या? बोलो दोस्तों, I प्लस ई माइनस ए। ठीक है, I कितना था? हाँ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, और ये आ गया साइन इनवर्स -3/4। और ए कितना आ गया? ए कितना था? 65 माइनस डिग्री ना? 65। हाँ, ये -65। तो यहाँ पर फाइनली आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 3/4 माइनस 60 -5 डिग्री। यस, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, और या काफी है, इतना लिखना काफी है। जेई में आपको ज्यादा नहीं उलझाएंगे, इसी तरह से कुछ हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं? सर हाँ बेटा, मैंने कुछ डेटा चेंज किया है यहाँ पर, ताकि हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हेलो, हाँ कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। नहीं, वेरी गुड। सो दैट्स ऑल, हो गया, खत्म। ठीक है, यस। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ घर के लिए। बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है 4 डिग्री। ठीक है, दिस इज 4 डिग्री, और कोई लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये आपको दे रखा है 3/2। फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये और अली बताओ। घर पे नहीं, यहीं पे करना है। यस, और अली बताइए क्या आना चाहिए? डेल्टा मिनिमम, राइट, इज इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू ए। सर बट अगर साइन ए इक्वल्स टू ए रखेंगे सर, तो 4 डिग्री पे बहुत अजीब सा वैल्यू आ रहा है सर, साइन 4 डिग्री इक्वल्स टू 4। बेटा, 4 डिग्री को 4 डिग्री ही रख रहे हैं, समझ रहे हो? तो डेल्टा मिनिमम भी 2 डिग्री आया। में आ रहा है, समझ ओके रहे हो सर। ना? 2 डिग्री इज द आंसर, दैट्स ऑल। ओके, ओके फ्रेंड्स, गॉट इट? यस सर। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और अगली क्लास में डिस्पर्शन पढ़ेंगे। डिस्पर्शन पढ़ने के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। द ठीक है, वॉइस पेपर। एंड देन लेंस। चलिए दोस्तों, बाय बाय। हाँ, होमवर्क दे रहा हूं, सुनो। हाँ, होमवर्क में आप लोगों को मॉड्यूल की इन चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है अप टू प्रिज्म। ठीक है, अप टू प्रिज्म, यानी कि आप समझ लो कि इन चैप्टर 4 तक हो जाएगी। तो जो भी हो बेटा, प्रिज्म तक इन चैप्टर एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सरसाइज 1 से जितने भी क्वेश्चन है जो कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्पेरिकल मिरर्स एंड प्रिज्म पर बेस्ड है, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, डिस्पर्शन वगैरह लिखा है तो उनको छोड़ देना आप। लेंस आप अभी नहीं कर पाओगे, स्पेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन भी अभी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलते हैं। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।